आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9th हिंदी के टर्म 2 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और ईजी तरीके से बताऊँगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ये जो आप लोगों का जो टर्म 2 होने वाला है, ये आप लोगों का सब्जेक्टिव टाइप का होगा और ये भी आप लोगों का 40 नंबर का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से और ईजी तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे। देखिए यहाँ पर एक आदमी है जिसका नाम है सर टॉमस हे, ठीक है। सर टॉमस हे जो है ये क्या करते हैं, मैना के प्रति दया दिखाते हैं, यानी कि मैना के प्रति उनके मन में दया आ जाता है। तो क्यों दया आ जाता है यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से लिख दिया। इसका उत्तर क्या है कि सर टॉमस के मन में मैना के प्रति दया का भाव उत्पन्न हो गया, ठीक है। उनके मन में क्या होता है, दया का भाव उत्पन्न हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखिए क्योंकि वह एक छोटी, ईमानदार और प्यारी लड़की थी। देखिए बात को ध्यान से सुनिएगा कि सर टॉमस हे का जो मन था, उनके मन में मैना के प्रति दया का भाव उत्पन्न हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो मैना थी ना, वो एक छोटी सी, प्यारी सी, ईमानदार सी लड़की थी, इसलिए उनके मन में क्या होता है, दया का भाव उत्पन्न हो जाता है। फिर आगे देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि सर टॉमस हे एक दयालु व्यक्ति भी थे, ठीक है। सर टॉमस हे जो थे एक दयालु व्यक्ति थे, मतलब उनके मन में मतलब दया आ ही जाता था। फिर आगे है यहाँ पर कि मैना सर टॉमस हे के पुत्री की दोस्त भी थी। देखिए यहाँ पर सर टॉमस हे जो है ना, इनका एक पुत्री भी थी, उनका नाम था, क्या नाम था, मेरी, ठीक है। तो मेरी का जो दोस्त था कौन, तो मैना। तो इसलिए भी यहाँ पर क्या होता है, सर टॉमस हे के मन में दया आ जाता है। तो मैना क्या है, सर टॉमस हे के पुत्री की दोस्त भी थी। इन सब बातों को याद कर उसे मैना पर दया आ गई और उसने मैना को कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा की पूर्ण कोशिश करूंगा। बात क्लियर, दया आ जाता है और मैना को बोलता है कि तुमको हम कुछ नहीं होने देंगे, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा एकदम पूरा पूरी यहाँ पर रक्षा करूंगा। तो इसको आप लोग क्या करिए, फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से स्त्रियां क्यों हो रही थी। देखिए यहाँ पर कवि माखनलाल चतुर्वेदी जो है यह कोयल से जलते हैं, यानी कि स्त्रियां करते हैं। तो क्यों करते हैं यहाँ पर आपको बताना है। देखिए ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में बोला जा रहा है कि जो कोयल है, कोयल स्वतंत्र है और यहाँ पर जो कवि है एक पिंजड़े के भीतर बंद है, यानी कि बंदी है। वही चीज यहाँ पर कहा गया है। देखिए इसका जो उत्तर होगा, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से लिख दिया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि कवि को कोयल से इसलिए स्त्रियां हो रही है, यानी कि इसलिए जलन हो रही है। क्यों हो रही, देखिए क्योंकि कोयल स्वतंत्र है। यहां पर कोयल क्या है, स्वतंत्र है, जबकि कवि बंदी है, यानी कि कवि क्या एक पिंजड़े में बंद है। कोयल हरियाली का आनंद ले रही है, जबकि कवि 10 फुट की अंधेरी कोठरी में घुट घुट कर जीने के लिए विवश है। यहाँ पर जो कोयल है पूरी तरह से स्वतंत्र है, जहाँ तहाँ जा रहा है, पूरे हरियाली का आनंद ले रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कवि है वो एक कमरे में, एक कोठरी में बंद है, एक अंधेरी कोठरी में बंद है और वो घुट घुट कर जी रहा है। फिर आगे है कि कोयल के गान की सभी सराहना करते हैं। देखिए आप लोगों को भी पता होगा, जब कोयल कू कू करती है तो बहुत ही मजा आता है सुनने में, जबकि कवि के लिए रोना भी गुनाह हो गया है। यहाँ पर अगर कभी रो भी रहा है वो भी गुनाह हो गया, यहाँ पर ये भी इसका दोष है। इस तरह कोयल और कवि के बीच काफी असमानताएं हैं, इसलिए जो कवि है वह कोयल से जल रहा है, स्त्रियां कर रहा है। तो ये होगा इसका प्यारा सा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या है कि लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी मां के व्यक्तित्व के किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है।
देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी मां के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। अब वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक एक करके हर एक चीज को पॉइंट बना बना कर लिख दिया है। तो ये पहला पॉइंट है कि उन्हें हिंदी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। पहला बात हो गया कि मतलब उनको क्या था, हिंदी का और संस्कृत का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। अगला पॉइंट है कि वो धार्मिक स्वभाव की महिला थी, ठीक है, वो धार्मिक थी यानी पूजा पाठ करती थी, भगवान को मानते थे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है कि वे पूजा पाठ क्या करती थी तथा ईश्वर में आस्था रखती थी, यानी आस्तिक जिसको हम लोग बोलेंगे, जो मतलब ईश्वर पे विश्वास रखी उसको आस्तिक बोलते हैं। तो आस्तिक थी यानी पूजा पाठ करती थी, धार्मिक स्वभाव की थी। अगला पॉइंट है कि लेखिका की माता अच्छे संस्कार वाली महिला थी तथा वह लिखा भी करती थी। देखिए संस्कार भी एकदम बहुत ही अच्छा था और वह मतलब लिखा भी करती थी, मतलब लिखती थी कुछ कुछ, ठीक है। तो ये बात हो गया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि लेखिका महादेवी वर्मा के छात्रावास के परिवेश की चर्चा अपने शब्दों में करें। देखिए छात्रावास माने होता है हॉस्टल, तो यहाँ पर महादेवी वर्मा का जो हॉस्टल था वहाँ का इन्वायरमेंट यानी कि जो परिवेश था किस प्रकार से था आप लोगों को बताना है। देखिए उनका जो छात्रावास था यानी कि जो हॉस्टल था, देखिए हॉस्टल में तो बहुत सारे बच्चे रहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे, तो वहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहा करते थे। और ये लोग मतलब देखिए अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग भाषा बोलते थे, कोई हिंदी बोलते थे, कोई उर्दू बोलते थे, कोई मराठी बोलते थे, कोई अवधी भाषा बोलते थे, कोई बुंदेली भाषा बोलते थे, तो अलग अलग भाषा बोलते थे। तो अलग अलग भाषा यानी बहुभाषी हो गया, इसलिए वहाँ पर छात्रावास का जो परिवेश था, जो वातावरण था, कैसा था, बहुभाषी था। वही चीज को यहाँ पर मैंने लिखा है कि लेखिका महादेवी वर्मा के छात्रावास का परिवेश बहुभाषी था, यानी बहुत प्रकार की भाषा बोलते थे उन लोग। कोई हिंदी बोलता था तो कोई उर्दू। वहाँ कुछ मराठी लड़कियां भी थी जो आपस में मराठी बोलती थी। अवध की लड़कियां आपस में अवधी बोलती थी। बुंदेलखंड की लड़कियां आपस में बुंदेली से बात करती थी, यानी कि बुंदेली भाषा बोलती थी। यहाँ पर अलग अलग प्रांत के होने के बावजूद देखिए जैसे मतलब यहाँ पर तो बहुत जन मतलब अलग अलग भाषा पर, कोई अवधी बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई बुंदेली बोल रहा है, लेकिन उन लोग जो आपस में जो बातचीत करते थे हिंदी से क्या करते थे, हिंदी से, चाहे किसी भी प्रांत से हो, चाहे बुंदेली हो चाहे अवधी हो, कुछ भी हो, लेकिन उन लोग हिंदी से बातचीत क्या करते थे। छात्रावास में उन्हें हिंदी तथा उर्दू दोनों की शिक्षा दी जाती थी। जो हॉस्टल था, हॉस्टल में उन लोगों को हिंदी का भी और उर्दू का दोनों का वहां पर शिक्षा दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लिखा गया है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। ठीक है, देखिए अब जो कवि रसखान है वे क्या कहते हैं कि जैसे इस बार तो मेरा जन्म तो ब्रजभूमि में हुआ, लेकिन अगला जो जन्म भी होगा मेरा ब्रजभूमि में ही हो। चाहे मेरा जन्म गाय के रूप में हो, ग्वाला के रूप में हो, पक्षी के रूप में हो, पत्थर के रूप में हो, पेड़ पौधा जीव जंतु किसी भी रूप में हो, लेकिन मेरा जो जन्म हो कहाँ हो, ब्रजभूमि में हो। वही चीज को यहाँ पर मैंने लिख दिया है। देखिए क्या लिखा है कि कवि रसखान कृष्ण प्रेम में दीवाने हो चुके थे। उनको ब्रजभूमि से गहरा लगाव हो गया था। वे इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी ब्रजभूमि में ही जन्म लेना चाहता है। इस बार अगले जन्म में उसे ब्रज क्षेत्र का ग्वाला बनाएं, गाय बनाएं, पक्षी बनाएं या पत्थर बनाएं, यानी कुछ भी बनाएं, वे हर हाल में ब्रजभूमि में ही रहना चाहते हैं। तो ये हो गया इसका प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। देखिए उन्होंने क्या कहा, तो मैना ने सेनापति हे को कहा कि उस महल ने अंग्रेजों का मतलब कि कोई नुकसान नहीं किया था, इसलिए उन्हें उस महल को नहीं गिराना चाहिए। तो ये बात बोलकर मतलब वो महल को बचाना यानी कि महल की रक्षा करना चाहते थे। इसका उत्तर लिख लीजिएगा, ये वाला हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों। तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर मैंने इसके उत्तर को लिख दिया, देख लीजिए आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। क्या है कि मैना अपने मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि यह मकान उसे बहुत प्रिय था, मतलब वो मकान से बहुत उनका लगाव था। इसी मकान में मैना छोटी से बड़ी हुई थी। जाहिर सी बात है जिस घर में हम लोग छोटे से बड़ी होंगे तो याद तो रहेगा, उस मकान से लगाव भी रहेगा। फिर आगे है यह मकान उसके खानदान की निशानी थी। अंग्रेज उस मकान को नष्ट कर देना चाहते थे क्योंकि यह मकान नानाजी जैसे और भी क्रांतिकारियों का ठिकाना हो सकता था। नानाजी ने अंग्रेजी सरकार को बहुत हानि पहुंचाई थी
तथा अनेक अंग्रेज नर नारियों की हत्या की थी। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेज भी डर रहे थे कि जो ये जो मकान है जिससे नानाजी को वहाँ पर आश्रय मिला, हो सके वहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी होंगे जिनको आश्रय मिले, इसलिए वो इस मकान को गिराना चाहते थे। लेकिन मैना का जो था ना उस मकान से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, उनका बहुत प्रिय मकान था क्योंकि वहीं पर उनका जन्म हुआ था, मतलब छोटा से बड़ा वो वही मकान पर हुआ था। इसका उत्तर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और ऐसे आप लोगों को बहुत सारा और वीडियो मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है कि बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों। तो देखिए मैना के चरित्र की विशेषताएं जिसे हम अपनाना चाहेंगे एक एक करके देखिए मैंने लिख दिया है। पहला पॉइंट में मैंने लिखा यहाँ पर कि उसके मन में किसी भी प्रकार कोई भय नहीं था, वह साहसी थी। एक बात हो गया कि वो डरती किसी से नहीं थी, वो निडर थी। मैना निडर थी, वह सैनिकों से घिरी होने पर भी नहीं डरती थी। दूसरा पॉइंट इसको लिखिए। तीसरा पॉइंट क्या कि मैना अपनी जन्मभूमि से असीम प्रेम करती थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। अगला पॉइंट कि मैना को अपने घर से बहुत लगाव था। तो ये सब हो जाएगा इसका उत्तर, ये सब नोट करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको जिस भी चीज़ का वीडियो चाहिए आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।